अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने स्टूडेंट्स को डरा दिया 2 घंटे का कह के, अब वो आ ही नहीं रहे। ये स्टूडेंट्स है ना, ये ठीक करने वाले हैं, इन्हें मुरम्मत करने वाले। कोई नहीं मैम, कल तो नहीं, मतलब संडे को तो नहीं ओपन हो रहे, मंडे को कॉलेज लाहौर में। लाहौर में बंद है, बाकी ओपन हो रहे हैं कुछ जगहों पे। लाहौर में 7 जून से मैम इंशाल्लाह। टोटल 20 जिले हैं जहाँ पे, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे नहीं ओपन हो रहे। 25-26 सारे हैं, उनमें से 20 में नहीं हो रहे। 7 जून से इंशाल्लाह हो जाएंगे ओपन। मैम तब मरम्मत कर लीजिएगा। ये देखो सिर्फ 5 है। आज सैटरडे सोचकर तो नहीं छुट्टी कर ले। मैम पता होता है सैटरडे को भी क्लास होती है, सिर्फ 2 घंटे का सोच के छुट्टी की है मेरे ख्याल। चलें शुरू करते हैं, नहीं आना तो ना आए, हम क्या करें अब। अच्छा जी, कल हम कर रहे थे, कल कौन सी टाइप पढ़ी थी? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कल टाइप पढ़ी थी।
कौन सी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली ना मैम, इंटीग्रेटिंग IF फैक्टर वाली, वाली थी और उसकी टाइप का नाम क्या था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनी लीनियर ओके डिफरेंशियल मैम। इक्वेशन थी। और इन वेरिएबल, कौन से वेरिएबल में लीनियर होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल में। इक्वेशन को डिपेंडेंट वेरिएबल में लीनियर होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या फाइंड किया था? उसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते थे। जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो उसको हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड जो थी इक्वेशन की, वो लाजमी तौर पर डेरिवेटिव बनता है किसका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वेरिएबल y के साथ। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ हमारे पास डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने एंटी डेरिवेटिव लेना था, इंटीग्रेशन कर देनी थी ऑन बोथ साइड, तो वहीं पर हमारा सोल्यूशन आ जाता है। अच्छा जी, कल हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, वो क्या थी? ट्रांजिट टर्म। यहाँ पर हमने कल एंड किया था कि ट्रांजिट टर्म कैसी टर्म होती है कि जो सोल्यूशन हमारे पास आता है उसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या ऐसी कोई टर्म है, ऐसी कोई टर्म है कि अगर हम x को इन्फिनिटी अप्रोच कराएं तो y जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा हो। अगर कोई ऐसी टर्म हो तो ऐसी टर्म हमारे पास ट्रांजिट टर्म कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना था एग्जांपल नंबर 6 है। इसके अंदर जो फंक्शन गिवन है वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। इसको हमने देखना है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि हमारे पास जो x है या जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको गिवन हो वो पीसेस पर डिफाइन है। ठीक है, पीसेस पर डिफाइन होने का क्या मतलब है कि x के डिफरेंट इंटरवल्स के लिए फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, जैसे कि 0 से 1, 0 से 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। और जब x ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट इंटरवल्स के लिए फंक्शन को डिफरेंट, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक दफ़ा हम 1 पुट करेंगे। जब कौन सा इंटरवल हम लेंगे? 0 से 1 का इंटरवल। और हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर लेंगे। कब? जब x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप फंक्शन या पीस वाइज फंक्शन कहलाएगा। इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। किस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास ये रियल लाइन है, इधर 0 है, इधर 1 है। ठीक है, इसी तरह से y एक्सिस पर भी आप 0 और 1 यही पॉइंट्स हमें लेने हैं, 0 और 1 के। ठीक है, x की वेरिएशन भी 0 से 1 है और फिर x ग्रेटर देन 1 है। y की वैल्यू या 0 है या फिर y की वैल्यू 1 है। 0 से 1, x की वैल्यू जब 0 से 1 के दरमियान है तो y की वैल्यू भी कितनी है? 1। 0 से 1 के इंटरवल में y की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फिर क्या है कि जब x ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो फिर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? फंक्शन की वैल्यू 0। तो यहाँ पर हमारे पास x ग्रेटर देन 1 है। अब पूरी रियल लाइन पर जब x ग्रेटर देन 1 हो जाता है y की वैल्यू 0 है और इसको इन्होंने ब्लू से शू किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप फंक्शन आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ हम इसे डिफाइन कर देंगे। अब हमने करना क्या है? दो इंटरवल्स अलग अलग लेने हैं। ठीक है, पहला इंटरवल हमारे पास 0 से 1 का है, दूसरा इंटरवल 1 से इन्फिनिटी है। पहला इंटरवल में 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, इसलिए इसको क्लोज इंटरवल बनाएंगे। जो दूसरा इंटरवल है वो ग्रेटर देन 1 के लिए है, इसलिए हम इसको 1 टू इन्फिनिटी डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल के लिए फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यहाँ पर x की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 1। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हमने पुट की फॉर द इंटरवल 0 टू 1। अलग अलग दोनों इंटरवल्स को हमें सॉल्व करना है। अब ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, आप चाहें तो इसको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। इस वक्त लीनियरिटी के साथ कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है कि dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 1। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जो dy by dx के साथ कोफिशिएंट है
उसको लाजमी तौर पर 1 होना चाहिए। अगर 1 ना हो तो फिर पूरी इक्वेशन को इधर जो भी कोफिशिएंट है उसके साथ आप डिवाइड कर दें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम देखेंगे कि y के साथ कौन सा फंक्शन है। y के साथ हमारे पास क्या है 1, ठीक है 1 ही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होगा, ये px का हम नाम दे देंगे इसको, ठीक है px की वैल्यू कितनी है, जो y के साथ फंक्शन है वो हमारे पास px है, px की वैल्यू कितनी है 1। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से आएगा कि आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल, ठीक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या होता है px, और इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ठीक है। अब ये 1 है, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, e पावर x हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो उसको आपने इस इक्वेशन के साथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है e पावर x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव होगा किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक है और साथ में वेरिएबल y का। लाजमी तौर पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और y का। राइट साइड पर भी ex मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज ex इंटीग्रेट कर देंगे इसको यहाँ पर, ठीक है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन ये आएगी हमारे पास कि e पावर एक्स वाई बराबर हो जाएगा ex प्लस कांस्टेंट, ठीक है जी। यहाँ पर अब हमारे पास आ गया कि e पावर एक्स वाई बराबर आ रहा है किसके, e पावर x और प्लस कांस्टेंट। हमने क्या करना है, y के लिए इसको सॉल्व करना है, तो y बराबर हो जाएगा ex के साथ इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इधर आ गया 1 और हमने ex के साथ मल्टीप्लाई किया तो c आ गया, और ex जब दूसरी तरफ किया तो ये e पावर माइनस x आ गया, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आया, चूंकि पहले इंटरवल के लिए कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट को आप चाहें तो C1 का नाम दे दें, कांस्टेंट आप जो मर्जी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, y0 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू जब 0 है y की वैल्यू 0 आती है। इस कंडीशन को इसके ऊपर अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पर 0 आ गया, x की जगह हमने 0 पुट किया तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, सही है। c1 की वैल्यू कितनी आ रही है -1, इधर से ये 0 है, ठीक यहाँ पर 0, इधर से हमारे पास आएगा 1, कंडीशन को अप्लाई करें प्लस c1, क्योंकि e की पावर 0 किसके बराबर है 1 के बराबर है, c1 की वैल्यू कितनी आई -1, c1 की इस वैल्यू को हम इधर जो हमारे पास सोल्यूशन आया है इसके अंदर पुट कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा किसके 1 माइनस e पावर -x फॉर द इंटरवल 0 to 1 where both the endpoints are included। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो। अब हमने दूसरा इंटरवल लेना है, ठीक है काम वही है हमारा सारा। दूसरा इंटरवल क्या है, दूसरे इंटरवल के लिए सिर्फ ये होगा कि फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0 पुट कर देंगे, ठीक है और साथ में इंटरवल मेंशन कर देंगे कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लाई कर रहा है बिटवीन 1 to इंफिनिटी, ठीक है। इक्वेशन बन गई dy by dx plus y equals to 0। Again it is a linear equation in the dependent variable y। हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं by method of separation, या आप लिनियरिटी के साथ सॉल्व कर दें। एक सवाल को आप दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है जो आपको पहला मेथड क्लिक करे उससे आप कीजिएगा, वही सबसे जो पहली चीज माइंड में आती है ना वो आमतौर पे ठीक होती है,
ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया, वही सारा काम किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन वही आएगा, ई पावर एक्स आएगा जो हमने भी फाइंड किया था। लेफ्ट साइड डेरिवेटिव बन जाएगा किस चीज का, y का। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है ई पावर एक्स, अभी हमने फाइंड करके देख लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले इंटरवल के लिए जो डिफाइन किया था वही आएगा ई पावर एक्स। ई पावर एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, ई पावर एक्स और साथ में y आएगा। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स एंड y। ठीक है, लाजमी तौर पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर लिनियरिटी। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जीरो है, जीरो के बराबर है। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे, एंटी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से, dx के रिस्पेक्ट से। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। यहाँ पर आ जाएगा कि e पावर x और साथ में y, जीरो का इंटीग्रल किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। y की वैल्यू बराबर हो जाएगी c2 सेकेंड, चूंकि हमारा इंटरवल है c2 का नाम दे दें, c2 और साथ में क्या आ जाएगा e पावर माइनस एक्स। ये कंडीशन आ गई। हमने मुख्तलिफ इंटरवल्स, दो डिफरेंट इंटरवल्स हैं, दोनों के लिए जो रिजल्ट आया है उनको उसी के हिसाब से पुट कर दिया। पहला जो इंटरवल है उसके लिए हमारा रिजल्ट आया है 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स। जो सेकेंड इंटरवल है उसके लिए रिजल्ट आया है c2 ई पावर माइनस एक्स। हम इसके ऊपर ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। जो गिवन इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, y जीरो इक्वल्स टू जीरो, जीरो पॉइंट पर डिफाइन है। चूंकि जीरो इस इंटरवल में सेकेंड इंटरवल में लाई नहीं करता, देयरफॉर जो गिवन कंडीशन है इनिशियल कंडीशन, उसको हम सेकेंड इंटरवल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें x जीरो मौजूद ही नहीं है। therefore this condition cannot be applied on the interval where x is greater than 1। लेकिन इससे आगे थोड़ा सा एक काम और है इस तरह के सवाल सॉल्व करने का, और ये सवाल पिछले साल मेरा ख्याल है पेपर में भी आया हुआ है। By applying to the definition of continuity, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन किस पॉइंट पर हम अप्लाई करेंगे, वो पॉइंट होगा 1। ठीक है, जिस पॉइंट पर इंटरवल ब्रेक होता है उस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। इंटरवल ब्रेक हो रहा है किस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पर इंटरवल ब्रेक हो रहा है, देयरफॉर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई होगी जिस पर इंटरवल ब्रेक हुआ 1 पॉइंट पर। ठीक है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है हमें, कंटिन्यूटी डेफिनेशन कहती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन बराबर हो किसके, राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर हो किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। हमारा इस वक्त जो काम है वो ये c1 हमारे पास आ गया हुआ है कांस्टेंट, हम c2 फाइंड करना चाहते हैं। c2 फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट 1, वेयर 1 कैसा पॉइंट है, जहां पर इंटरवल ब्रेक हो रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पर इंटरवल ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है कि लिमिट कौन सी लिमिट, व्हेन x अप्रोचेस टू c, कोई भी जो पॉइंट हो c लेफ्ट साइड से, तो उसके ऊपर आप c के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दें, ऑफ द फंक्शन। ठीक है, बराबर है किसके, बराबर है लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू c प्लस, पॉजिटिव साइड से जब फंक्शन अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा f ऑफ x बराबर है किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं कि फंक्शन एट द पॉइंट c आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अब इसी चीज को इस वक्त जो हमारे पास पॉइंट है वो 1 है। ठीक, आप इनमें से
कोई सी भी कंडीशन ले लें, 2 कंडीशंस आप ले लें क्योंकि हमने फंक्शन को कंटिन्यूस बताना है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है, या राइट हैंड साइड के लिए कर लें क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ से हम लेंगे, जहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, मतलब कि फर्स्ट इंटरवल से हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ जाएगी। पॉइंट कौन सा है, 1 माइनस e पावर माइनस एक्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यही वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। लिमिट कौन सी, when x approaches to from negative side of 1 बराबर होना चाहिए किसके, लिमिट when x approaches to positive side of 1, ठीक है। और इसके लिए जो फंक्शन है वो कौन सा है, वो फंक्शन है हमारे पास c2 e पावर माइनस एक्स। इन दोनों को इक्वल करते हुए, ठीक है, इन दोनों लिमिट्स को इक्वल रखते हुए हम यहाँ से c2 फाइंड कर सकते हैं। x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 माइनस e पावर माइनस 1, ठीक है, x की जगह 1 पुट किया। फ्रॉम द राइट साइड हमारे पास रिजल्ट आएगा c2 e पावर माइनस 1। इसको सॉल्व करें, 1 माइनस 1 ओवर e, ठीक है, यहाँ से आ गया c2 ओवर e, ऐसे ही आ रहा है। यहाँ पर एलसीएम लिया तो e माइनस 1 आ गया, डिवाइडेड बाय e बराबर हो जाएगा c2 ओवर e, ठीक, e से कैंसिल हुआ, c2 की वैल्यू आई e माइनस 1। कहाँ पर आएगी c2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू आ गई यही है e मैम। माइनस 1। हमने c2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, c2 की वैल्यू e माइनस 1 हमने पुट कर दी। देयरफॉर द टोटल सोल्यूशन, हमारे पास आंसर आ गया c1 हम इनिशियल कंडीशन से कैलकुलेट कर चुके हैं, c2 को हमने बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैलकुलेट कर लिया है। इस कंटिन्यूस ऑन 0 टू इंफिनिटी फंक्शन इज डिफाइंड, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इंफिनिटी पर, क्योंकि ये इंटरवल हमें पहले से गिवन है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक हमें इंटरवल डिफाइन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर x बिलोंग करे कहाँ से, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। काम वही था सारा जो हमने पहले किया हुआ था, लेकिन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, इसलिए आपको हर इंटरवल के लिए अलग अलग सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है तो आप वहां से c1 की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन c2 नहीं फाइंड कर सकते, और c2 कैसे फाइंड करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो पूछ लो। कितने हुए हैं जी स्टूडेंट्स, अब ये देख लें इनका हाल, सिर्फ 9 है। काफी है मैम। काफी की क्या बात है, मैम आप मैसेज कर दें ग्रुप में कि नहीं 2 घंटे पढ़ाती, तो फिर देखिएगा आ जाएंगे बच्चे, बाद में हम 2 घंटे पढ़ लेंगे। नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट है फंक्शंस डिफाइंड बाय इंटीग्रल्स। दो तरह के इधर डेफिनेशंस हमने यूज करनी है, एक एरर फंक्शन है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन है। जस्ट डेफिनेशंस हैं, टू स्पेशल फंक्शंस आर देयर, लेकिन आपको ये नोटेशन का पता होना चाहिए। नोटेशन है हमारे पास ई आर और फंक्शन डिफाइन कर रही है एरर फंक्शन को, और एक और डेफिनेशन है कि ई आर एफ सी डिफाइन कर रहा है किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन को। कोई प्रूफ नहीं है इसका, सिर्फ आपने ये दो टर्म्स याद रखनी है। एरर फंक्शन कब आएगा, जब हमने कल परसों हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें नॉन एलिमेंट्री फंक्शन आ जाता है। नॉन एलिमेंट्री फंक्शन कैसा फंक्शन होता है कि जिस पर इंटीग्रल को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं,
बहुत से इंटीग्रल आपको सॉल्व करते हुए ऐसे आएंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए बहुत से इंटीग्रल्स ऐसे आएंगे कि उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, साइन एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। हमने क्या करना है, उसको वहीं पर छोड़ देना है। सिर्फ ये करना है कि आपको जो x की लिमिट्स गिवन होंगी उनको इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है, और एक डमी वेरिएबल t इंट्रोड्यूस कराना है। तो ये दो स्पेशल फंक्शंस हैं। e पावर माइनस टी स्क्र डी टी मतलब है कि अगर आपके पास इंटेग्रल आ जाए जिसमें e पावर माइनस एक्स स्क्र आ रहा है, तो आप एक डमी वेरिएबल t इंट्रोड्यूस कराएंगे। लिमिट कैसे अप्लाई कर देंगे कि 0 से लेकर x तक। इनिशियल कंडीशन अगर 0 पर डिफाइन है तो 0 से लेकर x तक, ठीक है। एरर फंक्शन है कि 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई 0 टू x e पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये हमारे पास एरर फंक्शन है। और 0 से लेकर और x से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, x से लेकर इंफिनिटी तक। जस्ट ये है कि इंटरवल्स की एक्स पर जो इंटरवल्स हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। ये 0 से x है, ये x से इंफिनिटी है। e पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। मतलब कि एरर फंक्शन 0 से x है तो कॉम्प्लीमेंट्री x से इंफिनिटी तक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो अगर ऐसा कोई नोटेशन आ जाती है कि 0 से लेकर x तक e माइनस टी स्क्वायर डी टी आपके सवाल में इन्वॉल्व हो रहा है, तो 2 ओवर्स के रूट ऑफ पाई को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको एरर फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको कोई सवाल दिए थे करने के लिए, मुझे याद आया, 1 से लेकर 24। पता नहीं मैम दिए होंगे। पता नहीं है, ना पढ़ो, ठीक है, ना पढ़ो, कोई बात नहीं। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है कि dy बाई डी एक्स माइनस टू एक्स वाई इक्वल्स टू 2। कंडीशन क्या है कि y0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। फंक्शन इज कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज लीनियर इन वेरिएबल y। वेरिएबल y में लीनियर होने का मतलब हम जान चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो y का, y की पावर 1 के अलावा कोई और ना हो, ठीक है। बाकी फंक्शन आपके पास किसका होना चाहिए, x का। मतलब कि ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे किए थे जो होमोजीनियस थे डिफरेंशियल इक्वेशंस, और कुछ ऐसी हैं जो नॉन होमोजीनियस हैं। इस वक्त ये एक नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। राइट साइड फंक्शन होना चाहिए वेरिएबल x का। y के साथ यहाँ पर x आ सकता है या कांस्टेंट आ सकता है। कांस्टेंट है वो किसी भी फंक्शन का, आप किसी भी वेरिएबल का फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। y के साथ जो टर्म है वो px है, ठीक, काम वही है। y के साथ जो टर्म है वो px है, इसका मतलब है कि px की वैल्यू कितनी है, -2 पावर x। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे कि e की पावर में हम लिख देंगे, e की पावर में क्या लिखेंगे, px, ठीक है। e की पावर इंटीग्रल ऑफ px dx, ठीक है। p की वैल्यू पुट की, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है -2x, ठीक। e की पावर -2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखते हैं। साथ में क्या आ गया, x आ गया और dx आ गया। अब x की इंटीग्रेशन की तो क्या आया, x की इंटीग्रेशन से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, 2 से कैंसिल हुआ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, e पावर -x स्क्वायर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आपने उसको पूरी इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस वक्त इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही थी, e पावर -x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लाजमी तौर पर डेरिवेटिव होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वेरिएबल y का। राइट साइड को भी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 पावर e -x स्क्वायर। हमने इंटीग्रल लिया ऑन बोथ साइड, ठीक है। जैसे ही इंटीग्रल लिया तो इसका क्या मतलब है, इंटीग्रल लेने से हमारे पास
क्या कंडीशन आएगी कि ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होते हैं। वेरिएबल dx के साथ हम इसका इंटीग्रल ले लेंगे वेरिएबल x के साथ। अच्छा जी, जैसे वेरिएबल x के साथ हमने इसका इंटीग्रल लेना है। 2 कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर कर सकते हैं, लेकिन e पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक नॉन एलिमेंट्री फंक्शन आ गया। ठीक है, नॉन एलिमेंट्री इंटीग्रल हम इसको कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि e पावर माइनस एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रल नहीं ले सकते जब तक कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मौजूद ना हो। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे, इसको हम नॉन एलिमेंट्री फंक्शन डिफाइन कर देंगे कि दिस इंटीग्रल इज नॉन एलिमेंट्री। देयरफॉर हम एक डमी वेरिएबल t इंट्रोड्यूस कराएंगे इस तरह से कि x की जगह हम t लिख देंगे, t का स्क्वायर dt, लिमिट लगाएंगे। यहाँ से आप देखें कि x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है, तो 0 से लेकर x तक, और साथ में हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर y के लिए से सॉल्व करेंगे तो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो वो e पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, e पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इंटीग्रल के अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इंटीग्रल से बाहर ही रहेगा, क्योंकि ये जस्ट क्या हो रहा है, इधर से दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। It is a non-elementary integral, we cannot solve, लेकिन हम यहाँ पर एरर फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एरर फंक्शन की टर्म में लिखें, अदरवाइज आप इस आंसर को यहाँ पर एंड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने इनिशियल कंडीशन लगानी है, क्या है कि y0 इक्वल्स टू 1, x के ऊपर हमने कंडीशन लगा दी है, हम y के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं y0 इक्वल्स टू 1। y0 इक्वल्स टू 1 कैसे सॉल्व करेंगे? y0 इक्वल्स टू 1, ये हमारा आंसर आया हुआ है, इसमें हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, इधर आएगा 1, x की जगह क्या आएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा 2 e पावर 0, सही है, x की जगह 0 आ गया। यहाँ पर ये 0 से लेकर 0 तक की लिमिट आ जाएगी। ठीक, ये बाकी टर्म ऐसी रहेगी e माइनस टी स्क्वायर डी टी, क्योंकि हम x के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं, प्लस क्या आएगा c और e पावर 0। अब अगर इंटीग्रल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है, तो उसका आंसर कितना आता है? उसका आंसर 0 हो जाता है। 0 हो जाता है कि 1 हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, अपर लिमिट और जीरो लो में लिमिट, अपर लिमिट और लो लिमिट दोनों अगर हमारे पास सेम हो जाएं तो उसका आंसर 0 हो जाता है। यहाँ से 1 आ जाएगा, पहली टर्म 0 हो गई और सिर्फ क्या रह गया, c रह गया, और e पावर 0, e पावर 0 भी हमारे पास कितनी है, e पावर 0 1 है। देयरफॉर कांस्टेंट इक्वल्स टू 1, कांस्टेंट की वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब जस्ट हमने क्या करना है, एरर फंक्शन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट है कि एरर फंक्शन के तौर पर आप रिजल्ट लेकर आए। 0 से x की अगर लिमिट है, साथ में e पावर माइनस टी स्क्वायर dt आ रहा है, तो ये एरर फंक्शन है। एरर फंक्शन को हम लिख सकते हैं, एरर फंक्शन किसके बराबर था, जस्ट बाहर 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई है। 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई हमारे पास नहीं है, इसलिए एक दफ़ा आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 2 है लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ पाई नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पाई एरर फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आई समझ? नहीं ठीक मैम। नहीं ठीक? मैम ये क्यों ये हमने देखें, इसको जी हमने स्क्वायर ये रूट ऑफ पाई के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ पाई के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है। सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ पाई है, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ पाई आ गया। 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई 0 to x e माइनस टी स्क्वायर डी टी इज अ एरर फंक्शन। मैंने थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें, यहीं से हमारे पास क्या आ रहा है, e पावर एक्स स्क्वायर, ये बाहर ही रहेगा, e पावर एक्स स्क्वायर साथ में स्क्वायर रूट ऑफ पाई।
ठीक है। 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई, साथ में इंटीग्रल आया 0 से x, यहाँ पर है e पावर माइनस टी स्क्वायर dt, ये टर्म आ गई। और साथ में प्लस हमारे पास क्या आया हुआ है, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई हुई है, इसलिए यहाँ पर कितना आ रहा है e पावर x स्क्वायर। इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई से लेकर ये इतनी पूरी टर्म एरर फंक्शन है, ठीक है। इसकी यस डेफिनेशन हम मैम। देख चुके हैं। ये बन जाएगा e x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पाई, इट इज द एरर फंक्शन, ई आर के साथ शो किया, साथ में f लिखा, f ऑफ x प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर। ई पावर एक्स स्क्वायर आप चाहें तो कॉमन ले लें, तो हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। ई पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया 1 ओके। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पाई एरर फंक्शन f ऑफ x। बस एक्सरसाइज 2.3 थी, लीनियर इक्वेशंस हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी टाइप हम जान चुके हैं। इसकी स्टैंडर्ड टाइप है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसकी स्टैंडर्ड टाइप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमें पता चल गया हुआ है कि y के साथ जो टर्म है वो फंक्शन ऑफ x होनी चाहिए, और उसको हम लिख सकते हैं e की पावर, इंटीग्रल लेना है हमने पी एक्स डी एक्स का, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है। आसान सवाल है। 1 to 24 मैंने आपको वैसे दिए थे। फंक्शन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको कंपेयर करना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ। पी एक्स की वैल्यू -5 आ रही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, ई इंटीग्रल -5 डी एक्स ई पावर -5x। इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का y के साथ। राइट साइड पर चूंकि 0 है, इससे ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। हमने इसे सॉल्व किया, इंटीग्रल लिया ऑन बोथ साइड, e पावर -5x y कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा c e पावर 5x। आपने 1 to 24 सवालों में बताना है, एक तो इंटरवल डिफाइन करना है कि किस इंटरवल के लिए फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। और दूसरा हमने ट्रांजिट टर्म के बारे में भी बताना है। तो ट्रांजिट टर्म कैसी टर्म है, आपने देखना है कि आपके सोल्यूशन में कोई ऐसी टर्म तो मौजूद नहीं है कि अगर x अप्रोच करे इंफिनिटी को तो y अप्रोच कर रहा हो किसको, 0 को, ठीक है। अगर आप यहाँ पर x को इंफिनिटी लिख दें तो y भी इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। ट्रांजिट टर्म की कंडीशन हमारे पास क्या है, ये कंडीशन याद रखें कि x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फिर y अप्रोच करेगा इसको, 0 को। ये ट्रांजिट टर्म की कंडीशन है, लेकिन इस वक्त ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। x अगर इंफिनिटी को आप अप्रोच करा दें तो y भी इंफिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है, और आपने ये देखना है therefore there is no transit term in the given solution। और साथ में आपने ये भी बताना है कि फंक्शन और उसका सोल्यूशन, दोनों चीजें, फंक्शन और उसका सोल्यूशन किस इंटरवल पर डिफाइन है। तो आपने ये देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, एक्स के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन इस वक्त नहीं लग रही जिस पर फंक्शन को हम कह सकें कि अनडिफाइन हो जाता है, एक्स इसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं है। देयरफॉर एक्स लाई कर सकता है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ठीक है। 9 में से एक स्टेप ऊपर समझ नहीं आया। कौन सा, कौन सा ट्रांजिट टर्म वाला, या जहाँ पे आपने मल्टी